अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूँ जो एक सोशल कॉज के लिए है, मे बी पार्शली पॉलिटिक्स के लिए भी है, मेनली पॉलिटिक्स के लिए है इनफैक्ट, बट ये है अपने कौम के लिए। आज हमारे देश में सबसे पिछड़ा हुआ कोई है तो है मुसलमान, और उसकी वजह क्या है? नंबर 1। नंबर 2, आज हमारी लाइफस्टाइल सबसे लो है। इसकी वजह क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो बेसिकली गवर्नेंस करता है, जिसकी गवर्नमेंट सत्ता होती है, उसमें पॉलिटिकली लोग, पॉलिटिक्स होता है जो चलाते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जो चलाते हैं। और हमारे में क्या हो गया, हमारे कौम को, हर कौम का, हर जात का, हर स्टेट का से लेके हर कोई, किसी का बंदा क्या करता है, अब खुद आगे बढ़ता है, अपने साथ ही साथ में अपने लोगों को भी लेके आगे बढ़ता है। बट हमारे कौम में ये फॉल्ट है। हमारे कौम में फॉल्ट नहीं, हमारे कौम के नुमाइंदों में ये फॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नंबर 1, मुंबई सबसे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, फाइनेंशियली फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में हम मुसलमान के इलाकों में आप देखोगे वही रीत, वही मेंटालिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी किस्म का माहौल बना हुआ है जो आज से 25 या 30 साल पहले था। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो नुमाइंदे चुने थे हमने मुसलमान के रहबर, पॉलिटिकली गवर्नेंस करने के लिए, वो उन्होंने हमें सिर्फ इस्तेमाल किया वोट के लिए। एक मुसलमान सिर्फ अपने देश में इस्तेमाल होता है, मतलब यूजफुल होता है एक गवर्नमेंट बॉडी, जो पॉलिटिशियंस हैंडल करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि वो हमें वोट दे दे। हम हमेशा हर पार्टी की हम वोट बैंक बन के रह गए जिंदगी में। इसके अलावा हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारे घर के बच्चे लीस्ट एजुकेटेड, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों को जब भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। नंबर 1, वहाँ पे इलाज अच्छा नहीं होता। नंबर 2, अगर इलाज अच्छा होता भी है तो वहाँ पे अच्छा इलाज करने का जो एक्चुअली वहाँ पे प्रोसेस है कि कैसे एडमिशन करना है, क्या एडमिशन करना है, क्या स्कीम है, डॉक्टर्स की तरफ से आपको क्या हेल्प मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल से क्या हेल्प मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को आज तक पता ही नहीं। हमारे लोगों को आज तक के सिर्फ यही पता है कि भाई फलाना तारीख पे इलेक्शन है तो तभी जाके वोट देना है। हमारा इलाका जो है वो इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव, और इलेक्शन के बाद में सबसे ज़्यादा इनएक्टिव, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम में जो है कमज़ोरी, एक बहुत ख़राब लगे बोलने के लिए, पर सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि हमें एजुकेशन की कमी है। तो मैं सिर्फ अपने मुसलमान यूथ जो एजुकेटेड है और एक्चुअली जिसने एजुकेशन हासिल कर चुका है, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करे, या थोड़ा सा अपना हफ्ते में, महीने में या दिन में, जैसा भी हो सकता है, एक साल में कुछ वक्त अपने लोगों के लिए दे दीजिए, सोशल कॉजेस के लिए। सोशल कॉजेस क्या है? आज कोई भी आपके यहाँ पर कॉरपोरेटर एमएलए आता है, क्या वादे लेके आता है? क्या भाई मैं सड़कें बना दूंगा, मैं बाथरूम बना दूंगा, मैं पानी की सुविधा कर दूंगा। अरे ये तो बेसिक है, ये तो हमारा हक है, ये तो हमको मिलना ही है। मतलब मुंबई जैसे सिटी में जो इतना डेवलप्ड हो, बीएमसी जो हमारी जो बीएमसी है, वो इंडिया की ही नहीं, एशिया की जो लार्जेस्ट, मतलब इज अ रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब बीएमसी का जितना बजट है ना, एक साल का, बीएमसी का जितना बजट है एक साल का, वो अपना जो केरला स्टेट पूरा केरला स्टेट के बजट से भी ज्यादा है। इमेजिन, क्या केरला स्टेट जहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, पूरी इतने एजुकेशन की लिटरेसी लेवल इतना हाई है, वहाँ उनसे भी ज्यादा हमारा बीएमसी, सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, उनका बजट उससे भी ज्यादा है। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे मुसलमान रिहायशी इलाकों में स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसकी हालत खराब, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल हो तो उसकी हालत बदतर। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है पता है क्या? एक बंदे को है ना एजुकेट होना होता है, एजुकेशन से एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो एजुकेशन नहीं कर पाया वो अपने हुनर से कर ले।
आज तक के कोई भी एमएलए या कॉर्पोरेटर, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, मेरा हक सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मैं मुसलमानों के लिए बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमारी कौम की हालत अभी इतनी खस्ता हो चुकी है। मैं इस वक्त पे ये बोलना चाहूँगा बहुत सिंपल लाइन में कि अब बाथरूम, पानी, रास्ता बनाने के वादे जो भी कॉर्पोरेटर या एमएलए आके करता है ना, उनसे बोलना भाई ये हमारा हक है, तेरे को करना ही है, तुमको तो करना ही है ये काम। आप हमको ये बताओ बजट क्या है आपका, आप आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप उनसे पूछिए। पूछने में कोई बुराई नहीं है, उनसे पूछना होगा कि भाई ये तो आपको करना ही है, रास्ते बनाना, पानी लाना तो लाना ही है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा आप उनसे ये चीज करा सकते हो। आपने देखा कम से कम 227 कुछ कॉर्पोरेटर है, उसमें से ना 10% से ज्यादा मुसलमान कॉर्पोरेटर है, बट कोई मुसलमान कॉर्पोरेटर ने आज तक के कोई ऐसी स्कीम लोगों तक, वो अपने जेब से पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉर्पोरेटर की जेब से, गवर्नमेंट की स्कीम आज तक की कोई इलेक्शन में या इलेक्शन के बाद में आपने कोई बीएमसी कॉर्पोरेटर या उनके लोगों का आपको ये आके बताते हुए कहा क्या बॉस आपकी कम इनकम, आपके 10,000 रुपए से कम इनकम वाले हो महीने में, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जिससे जो इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल के खर्च में यूज होगा पूरे फैमिली को। इसका मतलब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है, जब भी कोई आपको हॉस्पिटल के लिहाज से, एडमिशन के लिहाज से प्रॉब्लम है, आपको 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है और ये इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे रहा, नंबर 1। नंबर 2, आप जो भी कॉर्पोरेटर या एमएलए वो अपने जेब से पैसा नहीं खर्चा करता, गवर्नमेंट का पैसा होता है। वो जो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, हमारे टैक्स से। आपको लगता होगा हम टैक्स कैसा पे करते, हम टैक्स हर चीज में पे करते। क्या हम ऐसी जरूरी नहीं, हम आपका इनकम से ही टैक्स पे करते हैं। आप कुछ खरीदते हो, आपने उस पर टैक्स पे करा, आप कुछ बेचते हो, आपने उस पर टैक्स पे करा। आप यही पैसा आप गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट इसी चीज पैसों से आपके लिए, आपके मोहल्ले में, इलाकों में आपके लिए सुविधा करके देती है। ये उनका हक है, फर्ज है, उनको ये करना ही है। ओके, अब हमें 3 चीज पे कैसे लड़ना है, एजुकेशन, हेल्थ और हेल्थ सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन के लिए हमें आपको हमारी म्युनिसिपल स्कूल जो है, म्युनिसिपल स्कूल, उसमें हमारे कुछ पता है मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार छोटे बड़े होते हैं ना, जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो या नहीं हो, वो लोगों को क्या करना है, वो लोगों को बोलना है कि आप 6 महीने में एक बार विजिट करो स्कूल में और देखो स्कूल की हालत कैसी है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ये हमारा फ्यूचर होने वाला है आने वाली जिंदगी का। हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और अगर वहाँ नहीं पढ़ाई हो रही है बराबर, तो एक कॉर्पोरेटर की इनकम क्या होगी। एक नॉर्मली मामूली, मुझे लगता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ना 1 करोड़ रुपया कोई भी खर्चा कर देता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। तो सोचो उसके अंदर पैसा कितना होगा, उसके उसमें स्कोप कितना होगा पैसा कमाने का। 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो कमाएगा कितना। ठीक है, जो भी है वो मैं नहीं बोलूंगा या कोई कितना कमाता है या क्या कमाता है, बट मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि एक मोहल्ले में, एक वार्ड में, अगर एक कॉर्पोरेटर ने अपनी तरफ से एक ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दिया 100 बच्चों के लिए, एक बच्चे की फीस वहां पर मुश्किल से 500 रुपये होगी। अगर वो ये हर 50,000 रुपया हर महीना अपने जेब से अगर पैसा दे रहा है फ्री में एजुकेशन देने के लिए, ताकि हमारे बच्चे 10th पास कर ले, 12th पास कर ले और उनके आगे उनकी जिम्मेदारी है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत मामूली सी बात है और इससे हमें कई ज्यादा हेल्प होगी। पर हम इस बात पे कोई बात नहीं करते। नंबर 2, हॉस्पिटल के लिए, क्या आपका कॉर्पोरेटर के पास में, जो जिसको आपने चुन के लाए हो, उसके पास में अपनी ऑफिस में एक छोटी सी डेस्क है और एक छोटा सा बंदा है वहां पर, जो एक बंदा कई लोग होते हैं कॉर्पोरेटर के, कई मतलब काम करने वाले लोग, चमचे बोलते हैं, मैं चमचा नहीं बोला, काम करने वाले, उनके साथ में रहने वाले, वो एक बंदा हफ्ते में 2 दिन के लिए डेडिकेट कर देगा क्या भाई ये बंदा मंडे और फ्राइडे के दिन यहाँ पे टेबल लगा के बैठेगा, आपको हॉस्पिटल के लिहाज से जो तकलीफें हैं, गवर्नमेंट के लिए आपको क्या स्कीम चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हो सकता है, कौन से हॉस्पिटल में आपकी कैसे एडमिशन हो सकता है, ये है बताने के लिए कोई बंदा आप बिठा सकते हो? नहीं, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। एक हफ्ते में 2 दिन के लिए, सिर्फ आप 2 घंटे के लिए, मतलब 4 घंटा हफ्ते में अगर आप एक बंदे को नहीं बिठा सकते, सिर्फ अपनी आवाम जिसने आपको जिता के लाई, आपके कौम के लोग, ठीक है, जिसने आपको जिता के लाई है, उनके बुरे वक्त पर काम आने के लिए हफ्ते के 4 घंटे देने बराबर। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की मैं एक बात बताऊं आपको, आप देखो मुंबई कैसा तेजी से बढ़ रहा है, हर जगह आपको मुसलमान इलाका दिखेगा और नॉन मुस्लिम इलाका दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल साउथ बॉम्बे ले लो,
साउथ बॉम्बे में ब्रिज कैंडी जे हॉस्पिटल के पास का जो अपना जे हॉस्पिटल का एरिया और ब्रिज कैंडी दोनों में बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज कैंडी देखो आप, बड़े हाई राइजेस, बड़े बड़े टावर्स है, कोलाबा में टावर्स है, बट उसी के कंपैरेटिवली आप देखिए डोंगरी, आप देखिए भिंडी बाजार, आप देख रहे हैं नाकुदा मोहल्ला, वहाँ हम कंजस्टेड जी रहे हैं, हम वही जी रहे हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं जो आज से 25-30 साल पहले जीते थे। वो डेवलप नहीं हुआ, पर ब्रिज कैंडी, कोलाबा, ये सब डेवलप हो रहा है। वर्ली के हाई राइजेस, परेल के हाई राइजेस, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। आपको एग्जांपल दूं मलाड का, मलाड में इंटरफेस, माइंड स्पेस, बड़े बड़े टावर्स बन गए, पर वो हम मलाड वहां पर मालवनी में हम मुसलमान वैसे ही रह रहे हैं, वैसी स्लम्स में रह रहे हैं। बांद्रा इज द प्राइम लोकेशन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप देखिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जो फर्स्ट बिल्डिंग होगी ना, फर्स्ट बिल्डिंग ICICI बोलो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें और हमारे मुसलमान इलाके के बीच में डिस्टेंस ना 50 मीटर से ज्यादा नहीं है, बट वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं है, बट वो इतना डेवलप हो चुका है, वहाँ की जो प्रॉपर्टी के जो दाम है ना वो बढ़ चुके हैं। मतलब सोचो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसके घर के सामने है, उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होना चाहिए और वो कैसे रहना चाहिए। वर्ल्ड के क्या, इंडिया के क्या, वर्ल्ड के टॉप बैंक्स वहां पर है, हेड ऑफिस वहां पर है, बट हमारे लोग वही चौल में वही 18x12, 12x20 ये सब घर में रह रहे, समझ रहे। हमारे बाजू में खाना क्या बन रहा है वो अपने को मालूम पड़ जाता खुशबू से, इतने करीब में हम रह रहे। गटर नाली साफ जिसको जो करना, जो फर्ज है वो नहीं कर पाते हमारे लोग। अब ये काम किसका होता है, हमारे नुमाइंदों का मतलब जिसको हमने पॉलिटिकली हमने ये दे रखा है जिम्मेदारी कि भाई आप फलाना बहुत बड़ा आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, या आपकी बहुत पहचान है, तो आप हमारे काम करा दीजिए। आपको उनसे पूछना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास में कोई MLA कॉर्पोरेटर आता है इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए, उनको पूछना आप कि आप भाई 100 बच्चों का आप ट्यूशन क्लासेस चालू कर सकते हो क्या, हर महीने के लिए 5 साल के लिए आता, नंबर 1। नंबर 2 उनको पूछना भाई आप वहाँ पर हमको हफ्ते में 2 दिन के लिए कुछ की स्कीम्स दे सकते हो क्या जो हम हॉस्पिटल जा पाए। जहाँ पे म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर हम 3 डॉक्टर की जरूरत होती है। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसकी, एक होता है बच्चों का डॉक्टर, पेडिट्रिशियन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। नंबर 3 हो गया जनरल सर्जन, मतलब जो सारी चीजें देख सके, बुखार खांसी। ये 3 डॉक्टर्स अगर रोज विजिट करे एक मोहल्ले में, 2 घंटे के लिए, ओके, उनके चार्जेस कितने होंगे पता है आपको? बहुत मामूली होंगे उनके चार्जेस। अगर किसी इलाके में म्यूनसिपालिटी स्कूल नहीं है तो हमारे इलाके के नेता और ये नुमाइंदे लोग ये सब चीज़ नहीं कर सकते क्या? बहुत आसान है करना, ही है कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी दुनिया भर की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पर शुरू कर दीजिए। वहाँ पर आपको 3 लोगों को लाना है, एक हार्ट का डॉक्टर जो हमारे में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हार्ट के थ्रू होती है वो, एक बच्चों के लिए, और एक जनरल सर्जन फिजिशियन। आप ये नहीं कर रहे हो, आप इसके अलावा बाकी सब कर रहे हो। हमारे मुसलमान कब यूज होते हैं? वोट दो। हमारे मुसलमान कब होते हैं? आंदोलन के लिए। हमारे मुसलमान कब यूज होते हैं? झगड़े फसाद के लिए। क्यों भाई? अब वक्त आ गया है कि हमारी लड़ाई जो है ना, लड़ाई ये हाथ पैर की नहीं हो, फिजिकल फाइट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जेल में ही जाते। हमारे बच्चों को क्या मालूम पुलिस चौकी। भाई किसी बच्चे को बोलते भाई एक नेता है, ये फलाना ढिमका है, ये आके सुधारने की कोशिश करेगा इलाके को, आप इसका साथ दोगे? भाई हम तो साथ देंगे, पर तुम हमको साथ दोगे कि हमारा बच्चा सवाल पूछता है, तुम हमको साथ दोगे? भाई तुमको साथ की कहाँ जरूरत? तो भाई चौकी में बोले। भाई चौकी में जरूरत क्यों? चौकी में जरूरत क्यों? इसीलिए क्योंकि हमने वहां का माहौल वैसे बना दिया है। माहौल ऐसे बना दिया है कि भाई वही झगड़े फसाद, वही लफड़े, वही झूठे केस, वही ये। हमने हमारे जो बोलते हैं ना एक दीन को फॉलो नहीं कर रहे ना। आपको दीन को फॉलो, मैं दीन को इस बीच में भी नहीं लाऊंगा, ये सोशल कॉज है, पॉलिटिकल है, बट हमने आप थोड़ा सा रक्ति पर भी फॉलो कर दो ना तो हम इस बीच में नहीं जाएंगे, सब झगड़े फसाद में नहीं फंसेंगे, हम माफ करना सीखेंगे लोगों को। और आपको मैं बोल दूं, जो लड़ाई एक पेन से, कलम से हो सकती है ना, वो लड़ाई पैसों से नहीं हो सकती। आपको अगर कोई ताकतवर से जीतना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान, जो बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिख के गए है ना, उसी से ही जीत सकते हो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस बार म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में आप अपने यहाँ के जो नुमाइंदे होंगे उनके लिए आप अपना एक खुद का एक पेपर बनाइए। बोला भाई ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है, अगर आप ये डिमांड को हमारी पूरी करते हो ना तो हम आपके लिए वोट देंगे।
और जो ऑलरेडी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं उनको बोलना भाई आप आपकी जो लिस्ट ला के दीजिए लास्ट 5 साल में आपको गवर्नमेंट से बीएमसी से फंड्स कितने मिले और आपने यूज कहाँ किया और कितना किया। आप हमें ये बताइए कॉन्ट्रैक्टर के पैसे कितने थे, आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे कितने दिए, आपको गवर्नमेंट और बीएमसी से कितना फंड एक्चुअली 5 साल में जारी किया गया, मतलब कितना दिया गया, आप ये उनसे पूछ लीजिए। इसके बाद में बात रीडेवलपमेंट में आ गई। क्या भाई हम झोपड़पट्टी से बिल्डिंग में कब आएंगे? ये जो है ये जो डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का बात है ना, रीडेवलपमेंट का बात, घर के रीडेवलपमेंट की बात तब तक सही तरीके से नहीं होगी जब तक आप खुद अपने आप को रीडेवलप नहीं कर लो। आपको रीडेवलप कैसा करना होगा? आपकी सोच से। आपकी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच इस तरीके से बदलना है कि भाई मेरे को मेरा घर चाहिए, वो मेरा हक है, वो तो मुझे मिलना है, पर वो किस तरीके से मिले वो मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए। हम लैक क्या कर जाते हैं पता है क्या? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होती। मोहल्ले में बिल्डर क्या करता है, कुछ मोहल्ले के लोगों को लेता है, उनके थ्रू कुछ बातें फैला देता है और हम उसको यकीन कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हमने उसको यकीन कर लिया ना तो हम वो चीज़ों को स्प्रेड करते रहते हैं लोगों में बिना उसके ऑथेंटिक, मतलब उसके पूरी जानकारी के। वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें हमारे इलाके से अब इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल या बोलते हैं ना कोई गुंडा या वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। हमको हमारे मोहल्ले के एजुकेटेड लड़कों को, एजुकेटेड लड़के 20 साल से लेके 35-40 साल तक जिसने एजुकेशन हासिल किया है, उनको बोलना है कि भाई आप आगे बढ़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपकी जो नॉलेज है आप लोगों तक पहुंचाए और वो नॉलेज लोगों तक पहुंचा के उनको सही रास्ता दिखाए। क्या भाई आपको अगर ये लड़ना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हो गया लैंड की बात, तो आपको लैंड बेसिकली उसके बिल क्या है, बेसिकली उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपको उनको वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो लड़ाई एक घर वाला खुद लड़ लेगा, ये लड़ाई हाथ पैर से नहीं लड़ेगा, ये लड़ाई लड़ेगा पेपर से और कलम से। और आपको मैं ये बोल दूँ, आपकी नीयतें साफ हो तो 100% अल्लाह आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खैर के फैसले करेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा इधर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, बस मेरे दिल में आया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। आज अपने हालात देखे मैं कई चीज़ें, लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ इसी बात पे लोगों को मेरा शायद ये वीडियो उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, मतलब मेरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा पाऊंगा क्योंकि शायद मेरे लिए मैं उस तरीके से बोल नहीं पा रहा होगा, नंबर 1। अब मेरे अपने दिल की बात पहुँचा नहीं पा रहा होगा, मेरी खुद की उतनी नॉलेज नहीं होगी। बट मैं चाहूँगा कि अगर मुझसे ज़्यादा कोई नॉलेजेबल बंदा है तो वो खुद आए, खुद ये वीडियोज़ बनाए, लोगों को जाके समझाए, लोगों को बिठा के समझाए कि उनके राइट्स क्या है। बोलते हैं ना, मैं मुंबई का मुसलमान हूँ, मैं मुंबई का मुसलमान हूँ, ये मुंबई का मुसलमान हूँ तो सिर्फ इस्तेमाल मैं इलेक्शन के वक्त पे प्रचार करने के टाइम पे नहीं होगा, सिर्फ झगड़े फसाद में नहीं होगा, मंदिर मस्जिद के मसलों में नहीं होगा। मेरा इस्तेमाल काम में लगेगा, एम्प्लॉयमेंट में लगेगा, मेरे घर वालों को चलाने में लगेगा। आज हमारे बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत, जवानों को नौकरी की ज़रूरत और बूढ़ों को हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं की ज़रूरत, पर हमारी तीनों जनरेशन के पास ये तीनों चीज़ नहीं है। हमें इस पे गौर करना होगा और हमें देखना होगा कि हम इसको मसले को, इन सब मसलों को हल कैसे करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाएंगे तो शायद मैं कुछ आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ, और दुआ करिए कि अल्लाह मुझ में कुछ सलाहियत रखे और मैं अपने रास्ते से कभी ना भटकूँ और ऐसे ही चलते रहूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।